महानगरों में पढ़ाई के बाद वहीं रहकर अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थी, पर ऐसा नहीं किया। इन दो बहनों ने आदिवासियों की बेहतरी के लिए पूरी ज़िंदगी एक जंगल में गुजार दी। एक ने शिक्षा का जिम्मा उठाया तो दूसरी ने स्वास्थ्य का। गांव जंक्शन ने इनसे बात कर जानने की कोशिश की कि इनके प्रयासों से लाखों आदिवासियों की ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। मैंने एमबीबीएस के बाद गायनी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इसके बीच में एमबीबीएस और हाउस सर्जेंसी गायनी में करने के बाद मैं एक बार रूरल यहाँ पर आके रह चुकी हूँ बनवासी सेवा आश्रम में। और मेरा मतलब उस बीच में हमने रूरल सर्विसेज में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे थोड़ा मुझे सीखने को मिला और मेरे विचार बदल गए। पहले मैं किसी और विषय में लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी, पर यहाँ रहने के बाद 2-2.5 साल में जब मैंने देखा, उस समय में यहाँ की जो सीएचसी पीएचसी थी वो बहुत फंक्शनिंग नहीं थी। ऑपरेशन करने के लिए रॉबर्ट्सगंज में मिशन हॉस्पिटल को ही लोग ज़्यादा विश्वास करते थे या हिंडाल्को बिरला का। पर हिंडाल्को बिरला की जो मतलब एक सीमा थी, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को नहीं ले पाता था प्राइवेट होने के नाते। तो वो सारी चीज़ों में दूर जाने की परिस्थितियाँ और लोगों को ट्रैवल के लिए उतनी अच्छी सड़कें नहीं थी और उतनी व्हीकल आसानी से उपलब्ध गरीब को नहीं होता था। तो कई बार ऑन द वे जाने के पहले ही सारा जुटाने तक वो उनकी डेथ हो गई मेरे सामने। तो ऐसे केसेस देखते देखते मेरा विचार बदला। मुझे लगा कि अगर जो कि मेरी इच्छा थी कि कहीं भी वेयर देयर इज़ नो डॉक्टर, ऐसी जगह पर बैठ के पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद काम करना है। मेरा बचपन तो यहीं मैं पली बढ़ी। जैसे जैसे ये संस्था धीरे धीरे इसका संस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, बहुत उसी समय से मैं यहाँ रही। उस समय जो यहाँ स्कूल की जब शुरुआत हुई तो मैं यहीं के गरीब बच्चे, आदिवासी बच्चों के साथ हम दोनों बहनें पढ़ी हैं और हमने गरीबी को बहुत पास से देखा है। मेरे एमबीबीएस करने तक यहाँ पर माल न्यूट्रिशन के बहुत सारे केसेस देखने को, जो हमने किताबों में पिक्चर्स देखी हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जो ऑन द स्पॉट डायग्नोसिस हो जाए, इस तरह के केसेस बहुत मुझे देखने को मिलते थे। तन ढकने को पूरी तरह से कपड़ा नहीं था। महिलाएं जो हैं ब्लाउज के बिना केवल साड़ी से अपना शरीर ढक करके हमारे क्लिनिक में आती थी। बच्चे जो है केवल उनको गांठ बांधना कहते हैं कि कपड़े से जाड़े में पीछे ऐसे बांध के हाथ वगैरह सब बंद करके ठंड से बचाने के लिए लेके आती थी। ना तो स्वेटर रहता था बच्चों के पास, ना नीचे पहनने के लिए पैजामे या फ्रॉक मोजे, तो सवाल ही नहीं उठता था। वो लोग आग के चारों तरफ अपना रात बिताते थे। गर्मी के सीजन में यहाँ सूखा हर 5वें साल पड़ जाता था। तो जब बनवासी सेवा आश्रम ने तो मतलब सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम किया यहाँ पर, उसमें खेती भी एक बहुत मेन चीज़ थी। तो जैसे हम लोग बड़े होते थे तो खेती के आश्रम में जो खेती होती थी उसमें से हम लोग उत्पाद में से खाते थे। पानी की कमी से गर्मियों में केवल लौकी या कोहड़ा ही मिलता था खाने को, इसके अलावा तीसरा कोई सब्जी नहीं मिलती थी 2-3 महीने। और इसलिए हम लोगों को गरीबी क्या होती है ये समझाया गया कि गरीबी, और इसलिए हमको हमेशा ये कहा गया कि आप जो है कि आपका जीवन शैली क्या होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आधे पेट खा करके, आधा तन ढक करके जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो हमें उसी तरह की एक शिक्षा मिलती चली गई। हमारे टीचर्स भी, हमारे शिक्षा निकेतन जो स्कूल है उसके टीचर भी उसी तरह के हमें मिले। तो उस सब का हमारे जीवन पर छाप पड़ती चली गई। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने एमबीबीएस किया है और डॉक्टर्स की पढ़ाई की है, तो क्यों ना हम किसी बड़े शहर में एक अच्छी लाइफ जिए? कभी मन में ऐसा ख्याल आया? ऐसा ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। मेरी पूरे जीवन से यही इच्छा थी कि मैं जहाँ वेयर देयर इज नो डॉक्टर, वहाँ उतने जंगली इलाके में मुझे रहने की इच्छा थी। ये ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। और मुझे शहरों में जाना तो पसंद है लेकिन वहाँ रहना पसंद नहीं है। ये मेरा अंदर का एक है कि मुझे शहर सीमेंट के जंगल लगते हैं। शहर मुझे पसंद नहीं, नेचर के पास रहना और जितना मतलब पसंद है। और गरीब मतलब पर मुझे ये है कि ये भी एक हो सकता है कारण कि जैसा मुझे लगता है कि कुछ तो मेरे अंदर का ही इंक्लिनेशन है कि मुझे, और कुछ मेरे बचपन की जो मुझे संस्कार मिले उनका असर है कि मुझे ये लगता है कि अपने फैमिली के लिए तो कोई कमाता है, स्वयं के लिए और अपनी फैमिली के लिए, सुख सुविधा के लिए।
लेकिन अगर इससे, ये तो कॉमन चीज है, एक मजदूर भी यही करता है और एक अमीर ज्यादा उद्योगपति भी यही काम करता है। वो अपनी लग्जरी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए और अपनी फैमिली के लिए काम करता है पूरी जिंदगी और मर जाता है। अपने जीवन में जो हमारी क्षमताएं हैं, बौद्धिक क्षमताएं या शारीरिक क्षमताएं, उसमें हम अपने लिए और अपनी फैमिली के अलावा अगर हम अपने जीवन में किसी के काम, ऐसे व्यक्ति के काम आ सके जो हमारे हाथ बढ़ाने से उसके जीवन में काफी उत्थान हो सकता है, तो मुझे लगता है कि वो जीवन ज्यादा सार्थक है बनिस्पत इसके कि हम बहुत लग्जरी कमा के बहुत बड़े कोठी बंगला कार खड़ा कर लें। अभी गांव में खास करके आज हम 21वीं सदी में हैं, आप इतने साल से काम कर रहे हैं, किस तरीके के चैलेंजेस हैं जो लगता है कि पिछले 50 साल से वो बने ही आ रहे हैं, इनको कोई हल नहीं निकल पाया है? चैलेंजेस का स्वरूप बदलता चला जाता है एक्चुअली। आप अगर ऐसे कहें तो 50 साल पहले भी लाइवलीहुड अपने आप में एक था, क्योंकि सबके पास पूरा आमदनी के साधन नहीं थे। अगर हम देखें कि सफिशिएंट उनके पास सब चीज़ें थी, ऐसा नहीं था। लेकिन वैसे ही वो चैलेंज आज भी है, लेकिन स्वरूप बदल गया। इसलिए मैं कहूँगी कि उस समय अ, फिर भी उनके पास अपना उगाया हुआ अनाज नहीं था खाने के लिए, लेकिन उनके पास जंगल का बहुत सारा प्रोड्यूस था जिससे वो खा के पेट भरते थे। और लेकिन आज जो है जंगल का भी जो उत्पन्न है, जो उनकी कैश क्रॉप थी, वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी लाइवलीहुड के लिए वो पूरी तरह से बाहर के मार्केट पे डिपेंडेंट है। पहले उनको श्रम करना था, उसको उनका अलग ढंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत थी ताकि वो अच्छी से खेती कर सके नई परिस्थिति में। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो कलेक्शन वो कर रहे हैं उसको सही मार्केट मिले, सही प्राइस मिले, इस तरह के चैलेंजेस थे कि वहाँ शोषण हो रहा था लोगों का। आज जो चैलेंज है वो है कि वो सब चीज़ें जो उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई गांव में उपलब्ध थी वो वही नहीं, प्रोडक्शन खेती का बहुत कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में उनका चैलेंज है कि अब वो गांव में कौन से लाइवलीहुड के ऑप्शंस खोले जाएं जिससे कि उनको बाहर माइग्रेट ना करना पड़े। और अभी की जो परिस्थिति है उसमें NRLM के तहत बहुत सारे ऑप्शंस, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ट्रेनिंग देना और पूंजी दे देना, मुझे नहीं लगता कि आज के बाज़ार में उससे कोई भी रोज़गार खड़ा होगा। जब तक आप एश्योर्ड मार्केट की बात नहीं करेंगे हस्त उद्योग के लिए, तब तक उनको कहीं भी स्पेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब ये चैलेंज है कि हर समय सारा युवा जो है, जो हम लोग एक समय सुनते थे कि उत्तरांचल में सारे पुरुष मिलिट्री में हैं और महिलाएं ही घर संभालती हैं, आज यहाँ की भी वो स्थिति है कि जो भी थोड़ा सा बुद्धिमान या चैलेंजेस को लेने वाला या बहुत क्रिएटिव व्यक्ति है, वो जो है कि बाहर जा रहा है अपने लाइवलीहुड के लिए। हालांकि एक समय में मुझे माइग्रेशन एक अभिशाप सा लगता था, लेकिन अभी मुझे ये भी थोड़ा सा फील होने लगा कि ये इनके लिए एक एक्सपोजर भी है। सब लोग बाहर जा रहे हैं और जो चीज़ें हम उनको कहते थे कि ये समस्याएं आएंगी, उसको अब वो खुद फेस करके आ रहे हैं। तो उनका वो समझ भी एक तो बढ़ रही है शहर के जीवन के प्रति, जो एक केवल आकर्षण था, उसके साथ साथ अब उसके जो चैलेंजेस हैं उसकी भी समझ आ रही है। फिर दुनिया घूमने के लिए जिनके पास पैसा है वो तो घूमने जाते हैं, ये काम करने जा रहे हैं पर दुनिया देख रहे हैं। अभी वनवासी सेवाश्रम में कितने गांवों को जोड़ के काम हो रहा है? हम लोगों जो है 230 गांव हैं रिवेन्यू विलेज के रूप में देखें। वैसे ये गांव की भाषा में 445 गांव हैं, लेकिन वो रिवेन्यू विलेज में जो अगर हम सरकारी आंकड़ों में देखें तो 230 गांव हैं जहां हम सघन रूप से उनके बीच में जाने की कोशिश करते हैं। जो आदिवासी लोग हैं, खास करके जिनके साथ आपका काम होता है, वो उतना घुल मिल जाते हैं क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जा रही है, बाहर की चीज़ें जा रही हैं, बाहर की चीज़ें इफेक्ट भी कर रही होंगी। अब वो उतना जितना पहले वो सुनते थे
क्या अभी भी उतना ही समर्पण है, उतना ही उनका कनेक्शन आपका बना हुआ है? कनेक्शन तो है, और कई बार मैं इस चीज़ को इस तरह से फ़ील करती हूँ कि ज़रूर उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि अब मॉडर्निज़्म आश्रम नहीं एक्सेप्ट करता है, ऐसा कहीं उनके मन में एक फ़ील है। और आश्रम गाँव के विकास को ज़्यादा फ़ोकस करके रहना चाहता है। लेकिन कनेक्शन इसलिए मैं मानती हूँ क्योंकि जब भी उनके पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम में वो फँसते हैं तो उनको फिर आश्रम ही क्यों सलाह के रूप में दिखाई देता है, जबकि उनके कनेक्शन आज पॉलिटिकल लीडर्स से भी हैं। उनके कनेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन से, आज तो पहले जैसे बनवासी आश्रम अकेली एकमात्र संस्था तो नहीं रह गई है। यहाँ बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, जो गवर्नमेंट के साथ मिलके भी काम कर रही हैं, तो उनका एक्सपोज़र बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी है। बहुत तरह के अलग-अलग स्टेक होल्डर्स हैं जो आज कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जब भी उनके मन में कोई ऐसा मतलब डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो चाहते हैं कि आश्रम से जुड़े हुए लोगों से वो सलाह लें। इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? इस संस्थान को बढ़ाने के लिए क्या संस्थान क्या करने की इच्छा रखता है? संस्थान को बढ़ाना तो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि कैसे जो लोग हैं जिन उनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स के लिए हम कैसे काम कर सकें। और ये बात भी निश्चित है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक समय था जब गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था धीरे धीरे इस तरह के इंटीरियर इलाकों में। लेकिन आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचा है जैसे, तो मुझे लगता है कि अब काम का स्वरूप तो मूलतः यही होगा कि जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, खास करके जो नए लॉज आ रहे हैं या जो उनकी जो लाइफस्टाइल की वजह से या अन्य कारणों से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो चैलेंजेस उनके जीवन में आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को लेकर हम किस तरह से कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स खड़े करें और फिर उसका एक्सपेंशन के लिए हम कैसे काम करें। और फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में पंचायत राज एक्ट है, तो उसको लोग कैसे समझें और असर्ट करें कि उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उसके तहत वो काम कर सकें। तो आपने देखा कि आदिवासियों की सेवा के लिए इन बहनों को शहरी चकाचौंध रास नहीं आई। ये उन लोगों के बीच काम कर रही हैं जहाँ तक सरकारी योजनाएं भी पहुँचने में हाफ जाती हैं। अगर ऐसे ही पढ़े लिखे लोग गरीबों की सेवा में आगे आएं तो गाँवों की तस्वीर बेशक बदल सकती है।